वीडियो में हम जानेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। क्लियर है? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक्चुअली था क्या, इसको समझने के लिए आप समझिए जीनोम का मतलब क्या होता है। क्लियर है? ह्यूमन का मतलब आपको पता है, प्रोजेक्ट का मतलब कोई प्रोजेक्ट कोई बड़ा काम होगा। जीनोम का मतलब क्या होता है? तो जीनोम का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ जीन, है ना, प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, है ना। क्रोमोसोम के हैप्लॉइड सेट पर जितने जीन होंगे उस टोटल जीन को हम क्या कहेंगे? जीनोम, है ना। तो इस प्रोजेक्ट में क्या था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में था कि जितने भी जीन है हैप्लॉइड सेट यानी कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर, उस सारे जीन को सीक्वेंस करना, उसमें बेस पेयर किस तरीके से अरेंज है ये करना, और हर एक जीन के फंक्शन के बारे में जानना कि वो क्या काम कर रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर। इसलिए इसको एक कहा जाता था कि ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना। इसमें ये अंदाजा लगाया गया कि टोटल बेस पेयर कितने हैं? 3 × 10⁹ इतने बेस पेयर टोटल होंगे, और इसको सीक्वेंस करने में जो पूरा प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट आएगा हमारा वो $9 बिलियन होगा। इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स, वैसे टेक्नोलॉजी जो सारे डेटा को कलेक्ट कर सके, स्टोर कर सके, उसको एनालाइज कर सके, है ना। ये सारी चीजें के लिए इंफॉर्मेशन, इस सारी चीजों के लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, है ना। इसके बाद है कि इससे रिलेटेड जो मुद्दे आए, चाहे वो इथिकल हो, लीगल हो या सोशल इशू हो, वो सारी चीजों को सोल्व करना। इसके बाद ये अंदाजा लगाया गया कि इसको कंप्लीट होने में 13 साल का समय लगेगा। शुरू कब किया जाना है? 1990 में, और कंप्लीट कब होगा? 2003 में, ऐसा अंदाजा लगाया गया। इसको स्टार्ट किसने किया? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इसने इसे शुरू किया। अब देखिए ये जो हमारा जीनोम है, साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, है ना, ह्यूमन जीनोम। क्लियर? हमारा जो जीनोम है यानी कि टोटल हैप्लॉइड सेट पर जो क्रोमोसोम में जो जीन है उसका फीचर क्या है ये समझना जरूरी है। तो ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन यानी कि 3.1 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस है। ये प्रोजेक्ट में ये पता किया गया चीजें, है ना। एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेस पेयर यानी कि टोटल जितने जीन है, हर एक जीन का जो एवरेज बेस पेयर है, जैसे हम कहें कि ए और टी, ये कितना बेस पेयर हुआ? एक। ऐसा बेस पेयर कितना है? एवरेज 3000 बेस पेयर है। क्लियर है? इसके बाद टोटल नंबर ऑफ जीन कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ जीन अप्रोक्स 30,000 है, जहां पर सिर्फ 50,000 जीन के बारे में ये पता है कि वो क्या करते हैं। रेस्ट 50% जीन क्या करते हैं उसके फंक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं है ना। इसके बाद रिपीटेड सीक्वेंस मेक अ लार्ज सेक्शन, मतलब एक बहुत बड़े सेक्शन में ऐसा है कि सेम चीजें रिपीट हुआ है। जैसे मान लीजिए ATCG 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 ATCG, आप देख रहे हैं कि सेम चीजें बार बार रिपीट हो रही है ना। तो पूरा जो डीएनए है हमारे क्रोमोसोम में, उसमें मैक्सिमम जो पार्ट है वो इसी टाइप का है, जहां पे जो नाइट्रोजनस बेस है वो रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है। क्लियर? लेस देन 2% जीन कोड फॉर प्रोटीन, जितने भी जीन हैं 30,000 उसमें से सिर्फ 2% ही जीन, यानी कि इसका 2% आप निकाल दोगे तो 3 to 600 जीन ही प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं, प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। बाकी जीन के बारे में पता नहीं कि वो क्या करते हैं। क्लियर? इसके अलावा क्रोमोसोम नंबर 1 हैज मैक्सिमम जीन। क्रोमोसोम नंबर, जैसे हमारे हैप्लॉइड सेट में फर्स्ट क्रोमोसोम होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा। तो जो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है उसमें मैक्सिमम जीन है, और वो जीन का संख्या कितना है? 2968 यानी कि 2968 इतने जीन है सिर्फ एक क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट में। क्रोमोसोम Y जो है ये सबसे छोटा क्रोमोसोम है, इसलिए इसमें सबसे कम जीन है, और वो कितना है? सिर्फ 231, सिर्फ 231 जीन है। इसके बाद 1.4 मिलियन लोकेशंस हैं। एसएनपीएस सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, एक ही तरह के न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमॉर्फिज्म है। इसके बाद जो है
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हुआ वो कब हुआ? 2006 में। कंप्लीट होना कब था? 2003 में। लेकिन क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट में इतने सारे जीन थे जिसके बारे में सीक्वेंस करने में 3 साल का एक्स्ट्रा समय लग गया और ये कंप्लीट हुआ जाकर कितना? 2006 में, है ना। अब इससे हमें क्या यूज, क्या एप्लीकेशन है, क्या फायदे हैं इससे हमें, जो हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट पे काम किया, इतने लंबे समय तक इतना खर्च किया पैसा, उससे हमें फायदा क्या हुआ? जैसे मान लीजिए किसी डिजीज में कोई प्रॉब्लम्स या कोई अबनॉर्मलिटीज की वजह से कोई डिजीज कॉज हो रहा है और हमें ये पता है कि उस जीन की वजह से ये डिजीज कॉज हो रहा है, तो छोटे स्टेज में, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो ऐसे स्टेज में उस डिजीज को ट्रीट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है ना। तो किसी डिजीज को डायग्नोस करना हो या ट्रीट करना हो ये काफी आसान हो गया। जो कि जेनेटिक डिजीज थे उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल है, इस जीनोम प्रोजेक्ट में जो स्टडी किए गए उससे लेकर। इसके बाद क्या है? ट्रीट डिजीजेस यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके अलावा हम जो है इसके बेसिस पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हेल्प से क्या करते हैं कि डिजीज को ठीक कर सकते हैं। जैसे नाउ अ डे आप देख रहे होंगे कि डायबिटीज के लिए इंसुलिन का वैक्सीन दिया जाता है ना। तो इंसुलिन कैसे बनाया जाता है? इंसुलिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ही बनाए जाते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत इस रूप में हुई। अगर ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तो आगे उस पे काम कर पाना ये काफी डिफिकल्ट था। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं जिसके ट्रीटमेंट में ये जो है बहुत उपयोगी है, इसका बहुत बड़ा रोल है ना। तो ये देखा अपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्लियर है? इसके बाद का टॉपिक क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ध्यान देना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टॉपिक है इसके बारे में अगर बेहतर समझना है तो हम इसको पढ़ाएंगे आपको बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में क्या है कि वहां पे डीएनए को कैसे सेपरेट किया जाता है, कैसे आइसोलेट किया जाता है, ये सारी चीजें जाननी है। तो अगर वो सारी चीजें आप जान जाओगे तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझना आसान है, ज्यादा इजी है ना। ऐसे थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। एक्चुअली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाम से ये मत समझो कि इस फिंगरप्रिंट के बारे में बात की जा रही है ना। ऐसा नहीं किसी चीज को टच कर लिया तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम ये फाइंड कर लेंगे कि किसने टच किया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब ये है कि अगर कोई रेप केसेस होता है या कुछ इस तरह की घटनाएं होती है तो वहां से सेल के फॉर्म में सैंपल लिया जाता है, जैसे ब्लड के फॉर्म में या सीमेन के फॉर्म में या हेयर के फॉर्म में या स्क्रैच किया तो स्किन के फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी मिले उस सैंपल को कलेक्ट किया जाता है ना। और सैंपल को कलेक्ट करने के बाद क्या किया जाता है, उससे डीएनए को सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। उसके बाद उस डीएनए का बहुत सारा कॉपी बनाया जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से, जो कि बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना है। तो इतना समझिए कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से क्या होता है, डीएनए की कॉपी बनती है। जब डीएनए की कॉपी बना ली जाती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से, उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद उस डीएनए को सीक्वेंस किया जाता है और उस सीक्वेंस को अलग करके उसके हेल्प से जो अपराधी है जिसने गलत काम किया है उसको पकड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक डीएनए को सीक्वेंस किया और उसमें जिस तरह का सीक्वेंस मिला, जैसे किसी ने गलती किया तो हमने 4 लोगों के ऊपर डाउट हुआ कि नहीं ये लोग इन्होंने से ही, इन लोगों में से ही किसी ने ये गलती की है। क्लियर? तो वो चारों लोगों को प्रशासन अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद वो चारों लोगों का सैंपल लिया जाता है, उसके डीएनए के सीक्वेंस किया जाता है और घटना के समय जो सैंपल मिला था उससे वो चारों में से हर किसी के साथ मैच किया जाता है। तो जिसके साथ भी डीएनए का सीक्वेंस मैच करता है उसे ये कंफर्म होता है कि उसी ने ये गलत किया था, उसी ने ये अपराध किया था। तो ये होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसके बारे में हम बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में डिटेल से जानेंगे।